नमस्ते सर। एक पेरेंट्स आए थे जिनका बच्चा 4.5 साल का है और उनकी ईसा स्कोरिंग 149 से 155 के बीच की आई है। उसके फीचर्स आए एग्रेशन वाला, हाइपर एक्टिव बहुत है, सोशल कम्युनिकेशन पुअर है, आई कांटेक्ट भी पुअर है। पहले कुछ लोगों ने उनसे कहा है थेरेपी करवाने को बोला था, लेकिन वो थेरेपी नहीं करवाना चाहते हैं। अब वो सिटी के बेस्ट स्कूल में एडमिशन कराना चाहते हैं, लेकिन उनका सवाल ये है कि वो एलकेजी में एडमिशन कराएं कि यूकेजी में कराएं। कहीं वो लेट तो नहीं हो गए हैं एडमिशन कराने में, या स्कूल चूज़ करने में उन्हें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? सर, उन्हें ये लग रहा था, इन्हें जो है कि 2 साल पे इन्हें बच्चे की दिक्कत समझ में आने लगी थी, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि ये दिक्कत धीरे धीरे सही हो जाएगी। लास्ट ईयर से वो यूट्यूब से देख करके कुछ चीज़ें वो प्रैक्टिस करवा रहे हैं बच्चे पे। असेसमेंट पहली बार 5 दिन पहले ही करवाया है बच्चे का। थेरेपिस्ट ने बोला है कि अभी आप स्कूल डायरेक्ट मत भेजिए, थेरेपी कराइए। बट लेकिन उन्होंने ऐसा सुना है और लोगों से सुना है कि थेरेपी से कुछ नहीं होता, स्कूल जाने से सब ठीक हो जाता है। जिसका ईसा स्कोरिंग आपने बताया है कि ये 150 से 155 के बीच है और सोशल कम्युनिकेशन बच्चे का पुअर है, आई कांटेक्ट भी बच्चे का अभी पुअर है और बिहेवियरल इश्यूज डेफिनेटली होंगे क्योंकि ईसा स्कोरिंग काफ़ी हाई है बच्चे का। ये जो स्कोरिंग सिस्टम भी 5 दिन पहले बच्चे का हुआ है और वेब्स असेसमेंट भी हुआ है बच्चे का, विनलैंड एडेप्टिव बिहेवियर स्केलिंग। तो इसके अकॉर्डिंग जो है हमारे बच्चे में मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी के ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के फीचर्स मौजूद हैं, जो आपने मुझे इंफॉर्मेशन प्राइमा फेसी बच्चे के बारे में दी है। अब ऐसी स्थिति में जब हमारा बच्चा मॉडरेट टू सीवियर एएसडी की कैटेगरी में जा रहा है, तो हमें ये डिसाइड करना कि हमको पहले स्कूल बच्चे को भेजना चाहिए या पहले थेरेपी में भेजना चाहिए। और पेरेंट्स कह रहे हैं कि वो थेरेपी में बिल्कुल नहीं भेजना चाहते, वो सिर्फ स्कूल के द्वारा ही इन सारी चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। और उनका क्वेश्चन है कि क्या वो स्कूल में पहले भेजें या वो थेरेपी में। तो अब यहाँ पे ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम ये कैसे डिसाइड करेंगे किसी बच्चे के लिए कि वो कब स्कूल के लिए रेडी है, यानी स्कूल रेडीनेस को हम स्पेशल चिल्ड्रन में कैसे डिसाइड कर पाएंगे। देखिए, एग्जैक्टली इसके लिए कोई भी स्कोरिंग सिस्टम अभी तक नहीं बना है। इस चीज़ को हमने एक स्कोरिंग पैटर्न दिया है डोमेस्टिक यूज़ के लिए, घरेलू यूज़ के लिए, थोड़ा एक पेरेंट्स के अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए, ताकि पेरेंट्स ये समझ पाएँ घर पर ही कि हाँ अब उन्हें स्कूल भेजना चाहिए या नहीं, अभी उन्हें पहले थेरेपी बच्चे की करानी चाहिए तब स्कूल के लिए सोचना चाहिए। वो पेरेंट्स एग्जैक्टली कैसे समझ पाएंगे बिना किसी दिक्कत के, वो कैसे कॉन्फिडेंट इस चीज़ पर हो पाएँ कि उन्हें पहले थेरेपी ज्वाइन करनी है या स्कूल। तो इसके लिए हमने टोटल स्कोर लिया है 100 और हमारे 10 पैरामीटर्स हैं बच्चे के। उन 10 पैरामीटर्स पे हम डिसाइड करेंगे। हर पैरामीटर को 10 मार्क्स अधिकतम दिए गए हैं, तो 10 पैरामीटर के टोटल स्कोर हो गए 100। तो अब मैं पहले उन 10 पैरामीटर्स को आपको बता रहा हूं। उनमें पहला पैरामीटर है हमारा अटेंशन स्पान। अटेंशन स्पान, इसको हमने स्कोर दिया 10 नंबर दिया, इसको टोटल स्कोर 10 है इसका। दूसरे नंबर पर हमारा आता है सिटिंग टॉलरेंस। तीसरे नंबर पर हमने लिया है वर्किंग मेमोरी बच्चे की। चौथे नंबर पर हमने लिया है ग्रुप टॉलरेंस, क्या है बच्चे की, ग्रुप में कितनी देर बच्चा बैठ पाता है। 5वें नंबर पर हमने लिया है टॉयलेट ट्रेनिंग की स्किल किस लेवल की है बच्चे की। 6ठे नंबर पर लिया है फीडिंग स्किल बच्चे की कैसी है, खाना खा पाएगा बच्चा या नहीं। 7वें नंबर पर लिया ट्रांजिशन स्किल कैसी है, ट्रांजिशन एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में बच्चा ट्रांसफर होने में क्या प्रॉब्लम तो नहीं कर रहा है बहुत ज़्यादा। 7वें नंबर पर लिया बिहेवियरल कंट्रोल कैसा है, बच्चे का सेल्फ रेगुलेशन कैसा है। 8वें नंबर पर हमने कम्युनिकेशन स्किल को लिया है और 10th नंबर पर हमने सेंसरी प्रोफाइल को लिया है और इन सबको 10-10 नंबर दिए हैं, तो यानी टोटल स्कोर हो गया 100। अब हम एक एक पैरामीटर को समझने की कोशिश करेंगे। ये चीज़ मैं पेरेंट्स के हिसाब से बता रहा हूँ। पहले है अटेंशन स्पान। देखिए, अटेंशन स्पान होता क्या है, किसी भी बच्चे की ध्यान को केंद्रित करने की क्षमता, इसी को हम अटेंशन स्पान कहते हैं। 2 साल के बच्चे का अटेंशन स्पान 6 मिनट होना चाहिए।
3 साल के बच्चे का अटेंशन स्पान 9 मिनट होना चाहिए। हमारा बच्चा जो कि 4 साल का है उसका अटेंशन स्पान 12 मिनट मिनिमम होना चाहिए, और 5 साल के बच्चे का अटेंशन स्पान 15 मिनट। तो यहाँ जो बच्चा हमने लिया वो 4-4.5 साल का है लगभग, यानी उसका मिनिमम अटेंशन स्पान 12 मिनट के करीब होना चाहिए। ठीक है, ये एक रेंज होती है, 2 मिनट घटा देंगे तो रेंज आ जाएगी। 12 मिनट मतलब 10 से 12 मिनट के बीच में हमारे बच्चे का अटेंशन स्पान होना चाहिए। अब आती है बात कि अटेंशन स्पान को बढ़ाने के लिए हम बच्चे के क्या चीज कर सकते हैं। एक्टिविटी जो हम रखेंगे वो शॉर्ट रखेंगे, छोटी छोटी एक्टिविटी कराएंगे और ऐसी कराएंगे जिनमें बच्चे का इंटरेस्ट हो। ठीक है, दूसरा शॉर्ट ब्रेक्स देंगे, हर एक्टिविटी के बीच में छोटे छोटे ब्रेक बच्चे को देंगे। टीवी, मोबाइल, इन सारी चीज़ों जो डिस्ट्रैक्शन कॉज करा सकती हैं इनको दूर रखेंगे या बंद रखेंगे उस समय के लिए। बच्चे को एक्टिविटी चूज करने की फ्रीडम देंगे, वो अपने से एक्टिविटी चूज कर सके, तो उसमें बच्चे का अटेंशन स्पान थोड़ा बेटर रहेगा। जैसे एग्जाम्पल अटेंशन स्पान बढ़ाने के लिए एक्टिविटीज के हम देते हैं, जैसे साइमन सेज, मम्मी सेज टच योर नोज, मम्मी सेज पिक योर ग्लास। ठीक है ना, पजल टाइम हम 6 से 10 आइटम्स की पजल बच्चे को दे सकते हैं। ठीक है ना, कुछ सेंसरी गेम्स हम बच्चे को दे सकते हैं, सॉल्टिंग गेम्स हम बच्चे को दे सकते हैं, स्टोरी टाइम विद क्वेश्चंस हम बच्चे को देंगे, कोई छोटी सी स्टोरी सुनाएंगे और उसमें बच्चे से क्वेश्चंस को पूछेंगे। तो अटेंशन स्पान को बढ़ाने के लिए ये सारी एक्टिविटीज हम कर सकते हैं। तो हमारा जो 4 साल का ये बच्चा है विभूति नारायण, इसका अटेंशन स्पान 12 मिनट होना चाहिए। ठीक है, अब हम चलिए अब हम इसकी स्कोरिंग करते हैं बच्चे की। स्कोरिंग में हमने लिया कि हमारे बच्चे का अगर अटेंशन, हमने एक्टिविटी मान लीजिए 10 मिनट की कराई, ठीक है, उसमें बच्चे ने 20% ऑफ टाइम जो है अटेंशन दिया तो हम 2 नंबर देंगे। 20 से 40% टाइम बच्चे ने अटेंशन दिया तो हम 4 नंबर देंगे। 40 से 60% टाइम बच्चे ने अटेंशन दिया तो हम 6 नंबर देंगे। और 60 से 80% अगर टाइम बच्चे ने अटेंशन दिया है तो हम 8 नंबर देंगे। और मोर देन 80% अगर अटेंशन दिया है तो हम बच्चे को 10 नंबर देंगे। यानी हमने 10 नंबर को 2-2 नंबर के सेगमेंट में बांट लिया है। यहाँ हमने स्कोरिंग टाइम के आधार पर की है कि जैसे 10 मिनट का समय है तो हमने देखा कि शुरू के 20 यानी 2 मिनट में कितना अटेंशन फुल रहा कि नहीं, 2 से 4 मिनट में, 4 से 6 मिनट में, 6 से 8 मिनट में और 8 से 10 मिनट में। तो ऐसे हम 2, 4, 6, 8, 10 इस तरीके से बच्चे की स्कोरिंग कर सकते हैं कि बच्चे ने कितने समय अटेंशन दिया। तो ये पेरेंट्स घर पर ही करेंगे, घर पर ही इसके स्कोर को लिख सकते हैं। दूसरी अब हमारी पॉइंट आती है सिटिंग टॉलरेंस। ठीक है, सिटिंग टॉलरेंस क्या होती है? किसी भी टेबल टॉप एक्टिविटी को, टेबल पर बैठ के, जैसे अब हम बैठे हुए हैं, टेबल टॉप एक्टिविटी को बच्चा कितने मिनट तक बिना एक भी बार उठे हुए कर सकता है, वो बच्चे की सिटिंग टॉलरेंस होती है। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि बच्चा टीवी और मोबाइल का तो घंटों लेकर बैठ सकता है, तो वो नॉन फंक्शनल सिटिंग टॉलरेंस है, उसको हम इसमें काउंट नहीं करते हैं। कि टीवी देख रहा है हमारा बच्चा तो 3 घंटे की पिक्चर देख सकता है और आप कह रहे हैं इसकी सिटिंग टॉलरेंस 2 मिनट भी नहीं है। तो यहाँ पे समझना, यहीं पे पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्शन होते हैं कि पेरेंट्स कहते हैं मोबाइल दे दीजिए 3 घंटे बैठा रहेगा, आप कहते हैं बच्चा आपका कूद रहा है, बैठता ही नहीं है क्लास में 2 मिनट के लिए भी। ठीक है, तो वो नॉन फंक्शनल सिटिंग टॉलरेंस है, उसका कोई यूज़ नहीं है, उसको हम यहाँ काउंट नहीं करते हैं। 2 साल के बच्चे का जो मिनिमम सिटिंग टॉलरेंस होना चाहिए वो 3 मिनट होना चाहिए और मैक्सिमम होना चाहिए 8 मिनट। यहाँ हमारा बच्चा 4 साल का है, उसका जो मिनिमम सिटिंग टॉलरेंस होना चाहिए वो 8 मिनट होना चाहिए और मैक्सिमम होना चाहिए 16 मिनट। तो ध्यान रखिए, यहाँ जो विभूति नारायण है वो 4 साल से ऊपर का बच्चा है, उसका मिनिमम सिटिंग, एक सिंगल सिटिंग में वो 8 मिनट तक बैठना चाहिए और मैक्सिमम 16 मिनट तक उसको बैठने की कैपेसिटी, बच्चे की सिटिंग टॉलरेंस उसकी होनी चाहिए। अब आप डिसाइड करिए कि विभूति किस सेगमेंट में जा रहा है। क्या वो कभी 8 मिनट तक बैठ करके पढ़ाई की एक्टिविटी या कोई ड्राइंग की एक्टिविटी या कोई स्टोरी लर्निंग की एक्टिविटी कर पा रहा है या नहीं। मॉडरेट टू सीवियर ऑटिज्म के बच्चे बहुत लैक करते हैं इस चीज़ में, तो ये आपको अब स्कोरिंग में इसको बिठाना है। अब इसको स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटी के लिए यूज किया जाता है, नॉन स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटी के लिए नहीं। सिटिंग टॉलरेंस को बढ़ाने के लिए अब हम क्या कर सकते हैं?
तो देखिए स्टार्ट स्मॉल, हमें बच्चे की सिटिंग टॉलरेंस विभूति की 12 मिनट चाहिए। हमने देखा इसकी तो सिटिंग टॉलरेंस 3 मिनट से ऊपर नहीं है, तो पहले हम 3 मिनट से उसको 6 मिनट, फिर 9 मिनट, तब 12 मिनट की तरफ ले जाएंगे। यानी हमारे टारगेट स्मॉल होने चाहिए, हमें छोटे छोटे टारगेट से स्टार्ट करना है। हमें टाइमर का, विजुअल शेड्यूल्स का यूज करना सिखाना है। बच्चे को दिखाना है देखो अभी 1 मिनट बचा हुआ है, 3 मिनट से 6 मिनट में गए, 1 मिनट बचा है, अभी 5 ही पे पहुंचे हो, बस थोड़ा सा रुको। तो टाइमर को देखना बच्चे को सिखाना है कि वो सुई को देख कर जाने कि हाँ अब बस थोड़ा सा और देर और बैठना है। तीसरा, हमें पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का यूज करना है। हमारे छोटे छोटे टारगेट अगर पूरे होते हैं तो हमें बच्चे को उसके पसंद का आइटम, एक्टिविटी या कोई भी ऐसी चीज देनी है जो पॉजिटिव रीइंफोर्स करे, बच्चे के आत्मविश्वास को बढ़ाए, उसके टाइम को बढ़ाए। और क्या हो सकता है, हम शॉर्ट ब्रेक दे सकते हैं। अगर लॉन्ग एक्टिविटी है, मान लीजिए मैं 3 मिनट से 12 मिनट तक बच्चे को पहुंचाना है, तो हम 6 मिनट पर ब्रेक दे देंगे, फिर हम 9 मिनट पर एक शॉर्ट ब्रेक दे देंगे। इस तरीके से भी हम ग्रेजुअली बच्चे के सिटिंग टॉलरेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, चॉइस की एक्टिविटी बच्चे को देंगे, जैसा हम अटेंशन स्पैन में भी देख रहे थे। अब आते हैं वर्किंग इस सिस्टम, इसमें क्या रखेंगे। तो देखिए अगर 20% ऑफ द टाइम वो कर रहा है तो 2 नंबर का स्कोर देंगे। 20 to 40% ऑफ द टाइम बच्चा कर रहा है तो 4 नंबर देंगे। 40 to 60% टाइम अगर बच्चा सिटिंग टॉलरेंस कर ले रहा है तो 6 नंबर देंगे। 60 to 80% ऑफ टाइम बच्चा कर ले रहा है तो 8 नंबर। मोर देन 80% टाइम आपका बच्चा बैठ जा रहा है तो 10 नंबर देंगे। जैसे विभूति नारायण को 12 मिनट है, 12 मिनट का 80% हो गया 9.5 मिनट। अगर आपका बच्चा 9.5 मिनट से ऊपर जा रहा है तो हम उसको फुल मार्क्स दे सकते हैं। हम मान लेंगे कि हाँ वो 12 मिनट भी बैठ सकता है, 10 नंबर हम बच्चे के स्कोरिंग करेंगे। लेकिन अगर वो 2 ही मिनट बैठ रहा है तो फिर वो 2 नंबर में आ जाएगा। तो इस तरीके से हम सिटिंग टॉलरेंस की स्कोरिंग करेंगे। ठीक है, भी स्कोरिंग एब्सोल्यूट नहीं होती है, परसेंटेज ऑफ टाइम में ये स्कोरिंग होती है। क्यों होती है? क्योंकि एब्सोल्यूट आज बच्चा 3 मिनट बैठ रहा है, कल पता चला 2.5 मिनट बैठा या 4 मिनट तक बैठ गया, तो एब्सोल्यूट नहीं है। डेली वेरिएशन भी कुछ मिनट का या कुछ सेकंड का हो सकता है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर पर और उसको हम बोलते हैं वर्किंग मेमोरी। तो जो हमारा 2 साल का बच्चा है उसकी वर्किंग मेमोरी, मिनिमम और मैक्सिमम 2 चीजों में हम वर्किंग मेमोरी को समझेंगे। मिनिमम 1 स्टेप को बच्चा आराम से डील कर ले। 1 स्टेप इंस्ट्रक्शन को कप उठाओ, बच्चे ने 10 सेकंड के अंदर इंस्ट्रक्शन सुनने के कप उठा दिया। मैक्सिमम हो सकता है कि 2 स्टेप का इंस्ट्रक्शन बच्चा विद हेल्प सॉल्व कर ले। कप उठाओ, नीचे रखो, तो बच्चे ने कप उठाया, फिर कुछ सोचा, फिर नीचे रखा, तो 2 स्टेप ये मैक्सिमम है। तो 2 साल का बच्चा अगर 2 स्टेप को कर ले रहा है विदाउट हेल्प तो ये मैक्सिमम उसके लिए है, बहुत अच्छी बात है ये। 3 साल का बच्चा अगर 1 स्टेप को बिना जो है हेल्प के कर लेता है तो ये मिनिमम स्कोरिंग है। लेकिन वहीं वो अगर 2 स्टेप को विदाउट हेल्प कर लेता है तो ये उसकी मैक्सिमम वर्किंग मेमोरी है। हमारा विभूति नारायण बच्चा है, मान लीजिए 4 साल का है, तो वो 2 स्टेप को इजीली कर लेना चाहिए उसको। 2 स्टेप उसको विदाउट एनी प्रॉम्प्ट, विदाउट एनी हेल्प कर लेने चाहिए, ये है मिनिमम। और 3 स्टेप को वो विद प्रॉम्प्ट कर ले। ठीक है ना, 3 स्टेप, कप उठाओ, नीचे रखो, मुझे बुलाओ। अब हमने 3 स्टेप बच्चे को दिए, उसने कप उठा लिया, नीचे भी रख दिया, बुलाने में हमें फिर याद दिलाना पड़ा, कुछ हेल्प करनी पड़ी बच्चे की। तो ये जो है 4 साल के बच्चे का मैक्सिमम पॉसिबल वर्किंग मेमोरी है। यानी 10 से 15 सेकंड के लिए क्या बच्चा उन इंस्ट्रक्शंस को अपने दिमाग में होल्ड करके उसको फॉलो कर पा रहा है कि नहीं। तो ये हमारी वर्किंग मेमोरी हमने बच्चे की देखी। वर्किंग मेमोरी को हम चेक कैसे कर सकते हैं? जो बच्चा जब हम इंस्ट्रक्शन देते हैं तो उस इंस्ट्रक्शन को रिपीट करता है, तो ये पॉजिटिव साइन है। इसको हमें इकोलेलिया की तरह नहीं देखना है। और होता क्या है, इकोलेलिया में बस वो इकोलेलिया बोल करके छोड़ देगा, लेकिन यहाँ बच्चा बोलने के साथ फॉलो करेगा इंस्ट्रक्शन को, वो बोल भी रहा है और वो कर भी रहा है। तो ये पॉजिटिव साइन है कि हमारे बच्चे की वर्किंग मेमोरी इंक्रीज हो रही है। कहानी सुनाने के बाद हम बच्चे से उसके कैरेक्टर्स का नाम और कुछ इवेंट्स का नाम बच्चे से पूछ सकते हैं। हमने एक शॉर्ट स्टोरी सुनाई, कैरेक्टर्स कौन थे, इवेंट्स कौन थे, फिर उनको कोरिलेट करना। तो ये वर्किंग मेमोरी है, अगर बच्चा विद इन 20 सेकंड ये चीज को
सुना देता है, कुछ पोर्शन उसका सुना देता है। तो ठीक है, कुछ एग्जाम्पल है वर्किंग मेमोरी को बढ़ाने के, जैसे ट्रेजर हंट गेम, जैसे अभी मैंने बताया ट्रेजर हंट इंस्ट्रक्शंस, इसमें 3 इंस्ट्रक्शन आपने एक साथ दिए कि जाओ टेडी को नीचे रखो, पापा की गोद में रखो और फिर मेरे पास आओ। 3 इंस्ट्रक्शन हमने कमांड दे दी बच्चे को, वो उनको कर पाता है कि नहीं। स्टोरी सीक्वेंसिंग कार्ड्स होते हैं, जैसे कुछ स्टोरी होती हैं बच्चों की, तो उनके कार्ड्स होते हैं, बच्चे को वो कोरिलेट करके सिखाए जाते हैं कि पहले स्टेप में स्टोरी में ये था, दूसरे स्टेप में ये, तीसरे में, तो उनको सीक्वेंस वाइज बच्चा लगा दे खुद से अंडरस्टैंड करके। तो ये वर्किंग मेमोरी को बढ़ाने की एक्सरसाइज होती है। मिसिंग ट्रे गेम होते हैं, 5 आइटम हमने ट्रे में रखे, कोई एक को हटा दिया, फिर पूछा कौन सा हट गया। तो ये वर्किंग मेमोरी को इंक्रीज करने के लिए हम घर पर इन एक्सरसाइज को कर सकते हैं। अब हम इस विभूति नारायण की स्कोरिंग कैसे करेंगे वर्किंग मेमोरी की, तो फिर हमें इसको स्कोरिंग को बहुत अच्छे से समझना है। यहाँ में 4 साल पर 2 स्टेप हैं और 3 स्टेप हैं, जैसा आपने देखा। मिनिमम 2 स्टेप को बच्चा पूरा कर ले और मैक्सिमम स्कोरिंग कब देंगे, जब वो 3 स्टेप को पूरा कर ले। अब मान लीजिए हमने 2 स्टेप का इंस्ट्रक्शन दिया और बच्चा उसका 50% कर पाया, तो स्कोर मिलेगा 2। 2 स्टेप का इंस्ट्रक्शन दिया, उसने फुल इंस्ट्रक्शन फुल कर लिया, 6 स्कोर देंगे। हमने 3 स्टेप का, अब मैक्सिमम कैटेगरी में हम चले गए कि 3 इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा है कि नहीं 4 साल का बच्चा, तो अगर वो 3 इंस्ट्रक्शन को हमने दिए और वो 50% उसका कर पाया तो हम 8 नंबर दे देंगे। और हमने 3 स्टेप दिए, तीनों उसने कर डाले, तो हम उसको पूरे नंबर देंगे, 10 नंबर देंगे स्कोरिंग। तो क्लियर हो गया वर्किंग मेमोरी में हम कैसे स्कोरिंग करेंगे, ये हमने अच्छे से समझ लिया कि वर्किंग मेमोरी में 2 स्टेप होते हैं 4 साल के बच्चे के लिए, या 3 स्टेप होते हैं, तो वो कितने स्टेप कर पा रहा है, हाफ या फुल, हाफ या फुल। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है टॉलरेटिंग अदर चिल्ड्रन। जो बच्चा स्कूल जा रहा है, क्या वो इस कंडीशन में है कि वो अपने बगल में बैठे हुए बच्चों को टॉलरेट कर सके, क्योंकि अधिकांश हमारे मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी के बच्चे केवल पेरेंट्स से तो अच्छे से घुले मिले होते हैं, अदर किसी को वो टॉलरेट नहीं कर पाते। तो यहाँ पे ये देखना है कि बच्चा डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं कर पा रहा, चल जाएगा, लेकिन वो एटलीस्ट किसी की प्रेजेंस को टॉलरेट कर रहा है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। माना बच्चा इंटरेक्ट दूसरे बच्चों से नहीं कर रहा, ठीक है, लेकिन क्या वो उनकी प्रेजेंस को बर्दाश्त कर रहा है कि नहीं। अगर वो प्रेजेंस को भी बर्दाश्त नहीं करेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी स्कूल के अंदर। तो इसके लिए ग्रुप थेरेपी जरूरी है, ग्रुप सेटिंग में बच्चे की टीचिंग पहले से कराई जानी जरूरी है, ठीक है ना। अब इसमें हम स्कोरिंग कैसे देंगे बच्चे को कि वो 20% ऑफ द टाइम अगर बच्चा हमारा ग्रुप सेटिंग में बैठा रह रहा है तो 2 नंबर देंगे। टोटल ड्यूरेशन हमने बच्चे को 1 घंटे अपने पास रखा, वो 20% ऑफ टाइम बैठ गया, बाकी समय नहीं बैठा, 2 नंबर। 40% टाइम बैठ गया, 4 नंबर। 40 to 60% बैठ गया, 6 नंबर। 60 to 80% टाइम हमारे साथ बैठा रहा, ग्रुप सेटिंग में इंगेज रहा, 8 नंबर। 80% से ज्यादा बच्चा ग्रुप सेटिंग में इंगेज रहा, 10 नंबर, पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो हमें यहाँ पे ग्रुप सेटिंग में देखना है कि बच्चा दूसरों की प्रेजेंस को टॉलरेट कर पा रहा है या बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ हमने स्कोरिंग सिस्टम भी सीखा और ये इसको भी देखा कि बच्चा हमारा टॉलरेट करेगा कि नहीं दूसरों को। नेक्स्ट लेवल पे अब हम चलते हैं बेसिक सेल्फ हेल्प स्किल्स। तो इसमें पहले नंबर पे आती है टॉयलेट ट्रेनिंग। बच्चा अगर टॉयलेट ट्रेन नहीं है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत बच्चे को स्कूल भेजने में आती हैं। तो टॉयलेट ट्रेनिंग की हम स्कोरिंग कैसे कर सकते हैं, एक रफ स्कोरिंग जिसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए पहला है इशारे से बच्चा बता पाए कि मुझे सूसू लगी है या पोटी, ठीक है। तो अगर वो इशारे से भी नहीं बता पा रहा है तो स्कोर 0 हो जाएगा। अगर वो इशारे से कुछ बताने की स्थिति में हम, ठीक है ना, तो हम 2 नंबर दे देंगे बच्चे को। अगर बच्चा स्वयं अपनी पैंट उतार सकता है, चड्डी उतार सकता है, तो हम 4 नंबर दे देंगे बच्चे को। अगर वो जिप टीचर से खुलवाता है या दाई आया से खुलवाता है तो 6 नंबर देंगे बच्चे को। अगर जिप खुद खोल लेता है, खुद अपनी पैंट को पहन लेता है, तो हम 8 नंबर दे देंगे बच्चे को। और सारे स्टेप को अगर बच्चा फॉलो कर लेता है, बताने से लेकर के एक्सक्यूज मी मैम से लेकर के बाथरूम तक जाना, अपनी जिप को खोलना, सूसू करना या पोटी करना, खुद से वॉश करना, हैंड वॉश करना, वापस चले आना, तो 10 नंबर देंगे। मॉडरेट टू सीवियर ASD के केसेस में बहुत मुश्किल है कि शुरुआती दिनों में 2-3 साल के बच्चे फुल्ली टॉयलेट ट्रेंड हो, ऐसा बहुत मुश्किल होता है। तो इस आधार पर हम डिसाइड कर सकते हैं कि बच्चा एटलीस्ट
बताने की क्षमता तो रखे आया को कि मुझे सूसू लगी है या मुझे पोटी लगी है और मुझे तुरंत लेके जाइए। अक्सर बच्चे हगीज में या पैंट में ही कर देते हैं, तब काफ़ी दिक्कत आती है, स्कूल में इस चीज़ को टॉलरेट करने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अब फीडिंग स्किल पर हम आते हैं। फीडिंग स्किल की हम स्कोरिंग कैसे करेंगे? बच्चा केवल पानी पीना अभी तक सीख पाया है और कुछ नहीं कर पाता, उसमें भी बोतल नहीं खोल पाता, तो 2 नंबर देंगे। बच्चा केवल बोतल खोलकर पानी पी पाता है, खाना नहीं खा पाता, 4 नंबर देंगे। बच्चा टिफिन को खोल लेता है, खाना खाने में थोड़ी सी बच्चा गिरा गिरा करके खाता है या गंदे ढंग से खाता है, गिर जाता है उससे खाना, स्पिलिंग ज़्यादा होती है, 6 नंबर देंगे। बच्चा खाना को बिना गिराए खा लेता है, 8 नंबर देंगे। वो सारे स्टेप्स खाना खाने के प्रॉपरली फॉलो कर लेता है, यानी टिफिन खोल लेता है, बोतल भी खोल लेता है, खाने को खा लेता है बिना गिराए, हम 10 नंबर बच्चे को दे देंगे। तो इस तरह से एक रफ हमने फीडिंग स्किल बच्चे की एसेस कर ली इन नंबर के सहायता से, इस स्कोरिंग के सहायता से। और इससे हमें बेनिफिट क्या है? इससे हमें ये बेनिफिट है कि हमने स्टेप भी सीख लिए कि हमें कैसे कैसे आगे बढ़ना है। अभी हमारा बच्चा फीडिंग स्किल में, टॉयलेट ट्रेनिंग में किस स्टेप पर स्टक है, क्या वो 50% भी इनमें कर पा रहा है या 50% से भी बहुत नीचे चल रहा है। तो ये सारी चीज़ों को हम घर बैठे कोई भी पेरेंट एसेस कर सकते हैं। स्कोरिंग देने से वो लास्ट में मैं आपको समझाऊंगा उन्हें कैसे हेल्प मिलेगी कि उन्हें किस दिशा में जाना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर अपने आते हैं, जिसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन टॉलरेंस, यानी रूटीन टॉलरेंस। रूटीन टॉलरेंस में पहला स्टेप आता है कि प्रेयर के तुरंत बाद बच्चा अपने बैग को खोलता है टीचर के इंस्ट्रक्शन देने पर। सेकंड स्टेप आता है कही गई किताब को, मैथ की बुक निकालो, मैथ की कॉपी निकालो, सेम चीज को बच्चा बाहर निकाल लेता है, दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप, बेल बजने पर बच्चा अपने टिफिन को निकालता है और खाना खाने में अन्य बच्चों के साथ इंगेज हो जाता है, तीसरा स्टेप। चौथा स्टेप, बेल बजने पर बच्चा जो कि प्लेग्राउंड में खेल रहा था अपने क्लासरूम में आकर के अपनी सीट पर बैठ जाता है, चौथा स्टेप हो गया। पांचवा स्टेप, बेल बजने पर टीचर के इंस्ट्रक्शन देने पर बच्चा बैग को टांग लेता है, बोतल को हाथ में लेकर के पेरेंट्स का वेट करने लगता है। तो ये 5 हमने यहाँ पर पॉइंट बोले हैं एक क्रमानुसार। ये पॉइंट्स बेसिकली स्कूल में होने वाले शेड्यूल, रूटीन से जुड़े हुए हैं। अब कोई बच्चा अगर इन रूटीन्स को रजिस्ट करेगा तो वो स्कूल में घुलने मिलने में उसको परेशानी होगी। तो हमें देखना लेवल ऑफ एकोमोडेशन, लेवल ऑफ ट्रांजिशन, यानी ट्रांजिशन एक एक्टिविटी से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, शिफ्टिंग चल रही है बच्चे की, कंटिन्यूअसली शिफ्टिंग चल रही है। तो क्या वो उस शिफ्टिंग को टॉलरेट कर पा रहा है या नहीं, यही हमारी ऑक्यूपेशनल ट्रेनिंग का भी पार्ट होता है। तो यहाँ हमने 5 स्टेप लिए, हर स्टेप को हम 2 नंबर देंगे और 5 स्टेपों को हम 10 नंबर दे देंगे। इस तरह से हम ट्रांजिशन टॉलरेंस में स्कोरिंग बच्चे की कर सकते हैं। इससे हमें जानकारी क्या हासिल हुई कि हमारा बच्चा इन स्टेप्स में कहाँ स्टक हो रहा है, उसकी हम प्रैक्टिस घर पर करा सकते हैं बच्चे को, या थेरेपी रूम में उसकी प्रैक्टिस करा सकते हैं। स्टक होने के रीजन को हम जान सकते हैं कि क्यों स्टक हो रहा है इस पॉइंट पर बच्चा हमारा। ठीक है, क्योंकि कई बार बच्चे बीच में स्टक होने पर आगे के सारे स्टेप्स को फॉलो नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है बिहेवियरल रेगुलेशन। अभी आपने देखा कि हमने बच्चे को 5 स्टेप देखे कि बेल बजी, प्लेग्राउंड में गया, टिफिन खोल के खाया, बैग को टांगा, टीचर के इंस्ट्रक्शन के अनुसार बुक निकाला। इनमें से कहीं भी बच्चा अगर स्टक होता है और वो टेम्पर टेंट्रम में लैंड अप हो जाता है, यानी बच्चा वहाँ पर इरिटेबल हो गया, हाइपर हो गया, गुस्से में आ गया, वो टेंट्रम शो करने लगा, जमीन पर लेटने लगा, रोने चिल्लाने लगा, वो बिल्कुल इस चीज़ को टॉलरेट नहीं कर पाया, यानी बच्चे में प्रॉब्लम बिहेवियर मौजूद है, बच्चे में बिहेवियरल इश्यूज प्रेजेंट हैं, टेंट्रम बच्चे के अंदर प्रेजेंट है। तो हम यहाँ बिहेवियरल स्कोरिंग को, वैसे तो बिहेवियरल स्कोरिंग बहुत लेंदी प्रोसेस है, बिहेवियरल थेरेपिस्ट इसको करते हैं, लेकिन पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ टेम्पर टेंट्रम को कुछ स्कोरिंग दे सकते हैं। जैसे बच्चा ऑल द टाइम नॉन कंट्रोलेबल है, मतलब बच्चा रोया चिल्लाया और वो पूरी क्लास में, मतलब 2 घंटे स्कूल में रहा, 2 घंटे मैडम को ये लगेगा कि वो पूरे समय सिर्फ रोता है और कंट्रोल नहीं हो पाता, हम 2 नंबर देंगे बच्चे को।
वो 2 घंटे में 50% टाइम यानी 1 घंटे तक रोता चिल्लाता रहता है और कंट्रोल नहीं हो पाता, बाकी के 1 घंटे ठीक रहता है, हम 4 नंबर देंगे। वो कंट्रोलेबल है, 50% से कम समय, 1 घंटे से भी कम समय बच्चा हमारा रोता चिल्लाता है और थोड़ा मेहनत करने पे कंट्रोल हो जाता है, हम 6 नंबर दे देंगे बच्चे को। 50% से भी कम समय में बच्चा हमारा कंट्रोल हो जाता है और बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती उसको कंट्रोल करने में, हम 8 नंबर देंगे। वो केवल 1 या 2 एपिसोड रोता चिल्लाता है और इजीली कंट्रोल हो जाता है, हम उसको 8 से 10 के बीच में 10 नंबर दे देंगे। तो इस तरीके से हम बिहेवियरल स्कोरिंग भी बच्चे की कर सकते हैं। बिहेवियरल स्कोरिंग करने से हमें ये बेनिफिट होगा, हमें ये पता रहेगा कि हमें अपने बच्चे के टेंट्रम को कैसे डील करना है और उसके टेंट्रम किस लेवल पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। जैसे नॉर्मल स्कूल के टीचर्स इन टेंट्रम को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे अगर ये स्कोर बच्चे का 2 नंबर पर है, यानी 2 घंटे बच्चा चिल्ला रहा है, तो नॉर्मल टीचर कैसे बाकी बच्चों से इंटरेक्ट कर पाएंगे या अन्य बच्चों को, बच्चे के चक्कर में वो पूरा समय नहीं दे पाएंगे केवल एक सिंगल बच्चे को। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि अगर 2 स्कोर पे बच्चा बिहेवियरल स्कोरिंग में आ रहा है, यानी कि अभी तो बच्चा भेजने लायक ही नहीं है, वो पूरे समय रोता रहेगा, चिल्लाता रहेगा, ठीक है, और उसके टेंट्रम अनकंट्रोलेबल है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो 2 घंटे रो रहा है, चुप हो जाए तो समझ में आए वो कंट्रोल भी नहीं हो रहा है, तो फिर क्लास डिस्टर्ब होगी, टीचर बच्चे को बाहर कर देंगे, ठीक है। अब आता है हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कम्युनिकेशन रेडीनेस कैसी है बच्चे में। तो कम्युनिकेशन रेडीनेस का मतलब है बच्चा अपनी बेसिक नीड्स को एक्सप्रेस कर पा रहा है या नहीं स्कूल के अंदर, यानी बच्चे को कोई हेल्प चाहिए तो वो हेल्प मी बोल पाता है कि नहीं या हेल्प मी को वो कैसे एक्सप्रेस करेगा, उसको कोई हेल्प चाहिए तो वो यस बोल पाता है कि नहीं दूसरों से, नो बोल पाता है कि नहीं, एटलीस्ट हेड नोडिंग करना जानता है कि नहीं यस और नो में, वो टॉयलेट जाना है ये बोल पाता है कि नहीं इशारे से या कहकर। तो ये जो सेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक स्किल्स हैं उनकी बच्चे को कितनी कम्युनिकेट करने की क्षमता है ये हमें यहाँ असेस करना है। तो यहाँ 2 तरह के बच्चे हमारे हो जाएंगे, एक हो जाएंगे वर्बल, एक हो जाएंगे नॉन वर्बल बच्चे। अगर बच्चा वर्बल है और वो वर्ड्स और सेंटेंस को यूज कर रहा है तो स्कूल में अकोमोडेट होना बहुत इजी है उसके लिए। लेकिन बच्चा अगर नॉन वर्बल है और वो कुछ भी नहीं बोलता है, गेस्चर्स भी यूज नहीं करता है, साइंस भी यूज नहीं करता है, पैक्स भी यूज नहीं करता है, असिस्टेड डिवाइसेस भी यूज नहीं करता है, तो टीचर्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा ऐसे बच्चे को एकोमोडेट करना। तो यानी नॉन वर्बल बच्चे को या तो साइंस यूज करने आए या गेस्चर्स का यूज करना है या पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम का यूज करना है। वो पिक्चर दिखा के अपनी भावना व्यक्त कर दे कि मुझे ये सूसू जाना है या मुझे ये खाना खाना है, पिक्चर दिखा के एक्सप्रेस कर दे टीचर को। या फिर कुछ ऑगमेंटेड डिवाइसेस आती हैं जिनके थ्रू बच्चा अपनी भावना को व्यक्त कर सकता है, ठीक है। तो इसमें अब हम बिहेवियरल इस कम्युनिकेटिव स्कोरिंग को करेंगे कैसे। पहला स्कोर हम 2 नंबर देंगे नॉन वर्बल। अगर बच्चा नॉन वर्बल है और ओकेजनली गेस्चर्स का यूज कर रहा है तो 2 नंबर देंगे। बच्चा नॉन वर्बल है और वो ऑगमेंटेड डिवाइसेस का यूज कर रहा है तो हम 4 नंबर देंगे। बच्चा हमारा नॉन वर्बल है और वो पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम पिक्चर दिखा के बता रहा है तो 6 नंबर देंगे। बच्चा अगर गेस्चर्स और साइंस का बहुत अच्छे से यूज कर ले रहा है, नॉन वर्बल है, तो 8 नंबर देंगे। बच्चा वर्ड्स का यूज कर रहा है, सेंटेंसेस का यूज कर रहा है और वर्बल है तो हम 10 नंबर फुल मार्क्स दे देंगे बच्चे को। तो इस तरीके से हम बच्चे की अपने को कम्युनिकेट करने की क्षमता का एक असेसमेंट कर सकते हैं इस स्कोरिंग सिस्टम से। अब हम आते हैं सेंसरी रेगुलेशन वाले पार्ट पर। किसी भी बच्चे को जो कि मॉडरेट टू सीवियर एएसडी की कैटेगरी का है उसका हमें सेंसरी प्रोफाइल जरूर कराना चाहिए, सेंसरी असेसमेंट उस बच्चे का जरूर होना चाहिए, उसका बिहेवियरल असेसमेंट भी बच्चे का किया जाना चाहिए। जैसे इस केस में पेरेंट्स ने 4.5 साल बिता दिए, ना ही बच्चे का अभी तक सेंसरी प्रोफाइल हुआ, ना ही बच्चे की स्कोरिंग हुई बिहेवियरल या ईसा अभी 5 दिन पहले। ये बहुत डिले चीज़ है, ये नहीं करना चाहिए पेरेंट्स को, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। अब हम सेंसरी प्रोफाइल को लेते हैं। अगर हमारे बच्चे में सेंसरी इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं तो वो प्रेसिपिटेट होंगे स्कूल के अंदर, फिर स्कूल में बच्चे को दिक्कत आएगी, ठीक है ना। टीचर फिर बार बार शिकायत करेंगे, पेरेंट्स को फिर बार बार परेशानी झेलनी पड़ेगी। जैसे सेंसरी सिस्टम को अब हम लेते हैं, पहला है हमारा जैसे ऑडिटरी हाइपर सेंसिटिविटी, हमारे कान,
ठीक है ना। तो बच्चे ने स्कूल की घंटी बजी और बच्चा कान पे हाथ रख कर रोना चिल्लाना शुरू हो गया, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाया, भागने लगा इधर उधर। ठीक, पहली चीज। बच्चों ने क्लैपिंग की, स्कूल में क्लैपिंग होती है, बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं तब क्लैपिंग होती है, और बच्चा हमारा चिल्लाना शुरू हो गया, भागना शुरू हो गया क्लैपिंग सुन करके। सडन अनाउंसमेंट स्कूल में होते हैं, अनाउंसमेंट होते हैं, अब ये टीचर यहाँ आ जाए, ये कर्मचारी वहां चला जाए, बच्चा माइक की आवाज सुनकर डर गया। तो क्या हमने चेक की हैं ये सारी चीजें कि बच्चा हमारा ऑडिटरी हाइपर सेंसिटिव है या हाइपो सेंसिटिव है? चाहे बच्चा हमारा हाइपर है या हाइपो है, मैं 2 नंबर। अब आता है टच के प्रति सेंसिटिविटी। बच्चे चिपट चिपट के बैठते हैं इन छोटी क्लासेस में, तो किसी का टच उसको बर्दाश्त है या नहीं? ऐसा तो नहीं कोई छू रहा है बच्चा और वो चिढ़ जाए, उसके टेंट्रम प्रेसिपिटेट हो जाए, वहीं वो रोना चिल्लाना शुरू कर दे किसी के छूने भर से। या स्कूल की ड्रेस के प्रति बच्चे में हाइपर सेंसिटिविटी तो नहीं है कि उसको ड्रेस पसंद ही ना हो, टेक्सचर पसंद ना हो, कपड़ा पसंद ना हो। धूल मिट्टी में बच्चे स्कूल में खेलते हैं, घास में खेलते हैं, क्या उसको पसंद है घास का टच या नहीं है पसंद? तो ये हमें एक बार इसको चेक करने की जरूरत है। अगर टच में बच्चा हाइपर सेंसिटिव है तो हम विजुअल सेंसिटिविटी पर अब हम जाते हैं। विजुअल सेंसिटिविटी का मतलब है कि ब्राइट लाइट्स हैं, क्लास के अंदर लाइट जल रही हैं, या जो सामने ब्लैक बोर्ड है वो कलर्ड है, रंगीन है, बहुत सारे रंगों को देख कर बच्चा चिड़चिड़ा हो गया, उसका बिहेवियर प्रेसिपिटेट हो गया, तो उस कंडीशन में बच्चे, और या बाहर की खिड़की से कोई तेजी से दौड़ता हुआ बच्चा निकला और बच्चे का जो है बिहेवियर आ गया। ठीक है, तो विजुअली बच्चा हाइपर सेंसिटिव है या हाइपो सेंसिटिव है या नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। इस चीज को हमें एक बार देखना जरूरी है। विजुअली हाइपर सेंसिटिव अगर बच्चा होगा तो इन सारी परिस्थितियों के आने पर वो आंख को रगड़ने लगेगा, आंख से उसके पानी आने लगेगा, आंख में वो दर्द बताने लगेगा, या फिर तीसरी चीज हो सकती है वो उस सीन में खो जाए, टीचर बता रहा है और वो दौड़ते हुए बच्चे में ही खो जाए, उधर ही चला जाए, उसका विजन और माइंड दोनों खिड़की के बाहर ही हो जाए, क्लासरूम में ना रहे। तो ये विजुअल हाइपर सेंसिटिव होने के लक्षण होते हैं, इनको हमें बच्चे में चेक करना होता है। ठीक है, अब हम स्मेल के प्रति हाइपर सेंसिटिविटी देखेंगे। स्मेल में क्या है? टिफिन की डिफरेंट टाइप के, कोई बच्चा अंडा ला रहा है, आपके घर में अंडा नहीं बनता, कोई बच्चा पराठा ला रहा है, कोई सब्जी ला रहा है, सबकी अलग अलग स्मेल है। क्या आपका बच्चा इन सारी स्मेल्स को टॉलरेट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है? ये चीज देखनी होगी, वरना बिहेवियर आ जाएगा बच्चे का। ठीक है, वॉशरूम के अंदर स्मेल होती है क्योंकि वहाँ परफ्यूम बहुत सारे छिड़के जाते हैं, तो वॉशरूम की स्मेल को वो टॉलरेट कर पा रहा है कि नहीं? ठीक है ना। सफाई से भी बच्चे को, इस गंदगी देख करके बच्चे को दिक्कत हो सकती है, तो हमें स्मेल के प्रति हाइपर सेंसिटिविटी है या हाइपो, इसको भी बच्चे में देखना है। इसको पता कैसे चलेगा? बच्चा नाक को बंद करेगा, छींकना शुरू कर सकता है, ठीक है ना, नाक को सिकोड़ना शुरू कर सकता है, उस जगह से जहां से स्मेल आ रही है भागना शुरू कर सकता है बच्चा। तो इससे हमें एक आइडिया लग जाएगा कि बच्चा हमारा स्मेल के प्रति सेंसिटिव है। अब हम आते हैं 5वें पॉइंट पर सेंसरी इश्यूज के, वो है वेस्टिबुलर और प्रोप्रियोसेप्टिव सेंस। तो इसमें क्या है? हमने बच्चे को झूला झुलाया, जैसे ब्रेक में टीचर्स जो है बच्चे को झूला झुलाते हैं। अब बच्चा बहुत ज़्यादा हाइपर हो गया, रोना चिल्लाना, इतना घबरा गया कि स्कूल जाने से ही बचने लगा। या वो कुर्सी जिस पर टीचर बिठाते हैं क्लासरूम में, वो उसको गड़ रही है, वो उसको पसंद नहीं आ रही है, वो उस पर बैठ रहा है, और बैठने के बाद उसका बिहेवियर आ जा रहा है, वो स्पिनिंग शुरू कर दे रहा है, गोल गोल घूमना शुरू कर दे रहा है, जंप करना शुरू कर दे रहा है कुर्सी पर बिठाने के बाद। तो ये कुछ वेस्टिबुलर और प्रोप्रियोसेप्टिव इश्यूज होते हैं। अगर बच्चा क्लासरूम में बैठकर गोल गोल घूमना शुरू हो जाए, बार बार कुर्सी से जंप करना शुरू हो जाए, तो हमें इन सारे सेंसिटिव इश्यूज पर गौर करना होता है कि ऐसा बच्चे में क्यों हो रहा है। अब सेंसरी प्रोफाइल के लिए जो हमने स्कोरिंग सिस्टम दिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अन्य प्रोफाइल में हमें बच्चे की सारी सेंसिटिविटीज के लिए पहले से प्लानिंग और प्रिपरेशन करनी होती है। तो अब इस पूरे स्कोरिंग सिस्टम का क्या बेनिफिट है? इसका बेनिफिट ये है कि इसके आधार पर आप घर ही बैठ करके ये डिसाइड कर सकते हैं, समझ सकते हैं एटलीस्ट कि हमें बच्चे को थेरेपी में पहले भेजना है या स्कूल पहले भेजना है। जितना हमारे बच्चे का स्कोर हाई होगा उतना ही वो बच्चे के लिए बेटर होगा, यानी हमें स्कूल से एक्सेप्टेबल होगा, वो स्कूल के लिए एक्सेप्टेबल होगा बच्चा। स्कोरिंग सिस्टम प्रोग्रेसिव नहीं है, यानी बच्चा 2 महीने के अंतर पे हमने 2 बार स्कोरिंग किया, देख रहे हैं कि कोई प्रोग्रेस बच्चे में नज़र नहीं आ रही है, तो फिर हमें थेरेपी में ही डेफिनेटली जाना चाहिए। स्कोर हमारा 100 का स्कोर है टोटल, अगर 50 नंबर से कम बच्चा पा रहा है
तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें थेरेपी को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। नॉन प्रोग्रेसिव है बच्चा, प्रोग्रेस नहीं कर रहा है, तो हमें थेरेपी को इग्नोर नहीं करना है। हमें पहली चीज बच्चे को थेरेपी ही कराना है। थेरेपी का बेस्ट मेथड होता है 1:1 थेरेपी। देन जब 1:1 में बच्चा कुछ चीज़ों को सीख जाता है तब हम ग्रुप थेरेपी में लेते हैं, उसके बाद हम स्कूलिंग में बच्चे को लेते हैं। डायरेक्ट स्कूलिंग में जो पेरेंट्स सोचते हैं कि हम डाल देंगे तो ग्रुप वाला भी काम हो जाएगा, 1-to-1 वाला नहीं, कुछ नहीं होगा। मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी के ऑटिज्म ASD के बच्चों में आप ये सोचें कि खुद से सब कुछ हो जाएगा, तो खुद से कुछ नहीं होगा, खुद से सिर्फ वर्सनिंग होगी। अगर आप कोई मेहनत नहीं करेंगे बच्चे में कोई सुधार नहीं आने वाला। तो जो लोग ये सोचते हैं कि हम थेरेपिस्ट के पास गए या किसी पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट के पास गए, उन्होंने थेरेपी सजेस्ट कर दी, तो देखिए अब यहीं पर इसी केस में इसी बच्चे के पेरेंट्स के लिए हम कह रहे हैं कि जिनका स्कोर 155 आ रहा है ईसा स्कोरिंग में और वो थेरेपी से एकदम रिलक्टेंट हैं, तो बच्चे को इसका भुगतान करना होगा। वो स्कूल जाने से उसमें सुधार नहीं आने वाले। स्कूल जाने से उसके बिहेवियरल इश्यूज और सेंसरी इश्यूज प्रेसिपिटेट होने वाले हैं। स्कूल कुछ दिनों में भेज देगा, फिर बुरा लगता है पेरेंट्स को इस चीज़ के लिए कि किसी ने ऐसे बोल दिया, किसी ने वैसे बोल दिया। तो मेरा उद्देश्य यहाँ पर आप लोगों को यही समझाना है कि इस स्कोरिंग सिस्टम के माध्यम से आप लोग घर बैठे ये सारी चीज़ें समझ सकते हैं कि हमें बच्चे को स्कूलिंग में अभी भेजना है या रुक जाना है। अब बात आती है विभूति नारायण की। मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी का ये ऑटिज्म का बच्चा है। इसमें बिहेवियरल इश्यूज भी हैं, सेंसरी इश्यूज भी हैं, कम्युनिकेशन बहुत पुअर है बच्चे का। अभी हम इसको स्कूल नहीं भेजेंगे, भले ही ये 4.5 या 5 साल का होने जा रहा है, भले ही ये LKG या UKG के लेवल के लिए रेडी है, लेकिन इसको हम नहीं भेज सकते। हमें न्यूरोटिपिकल बच्चे से इसका कंपेयर नहीं करना है इस तरीके से, क्योंकि हमारे बच्चे में अभी मिनिमम क्वालिफिकेशन वो 50% मार्क्स तो लाए हमारी स्कोरिंग सिस्टम में। तब उसके बाद हम प्लान करेंगे कि वो प्रोग्रेस कर रहा है प्लस मोर देन 50% पा रहा है, हम स्कूल की तरफ शिफ्ट होंगे, लेकिन विदाउट थेरेपी को छोड़े। हमें थेरेपी को नहीं छोड़ना है। हमें ये नहीं सोचना है कि हम थेरेपी बंद कर देंगे स्कूल से सब कुछ अच्छा हो जाएगा, नहीं। बिहेवियरल इश्यूज और सेंसरी इश्यूज एकदम से स्कूल में जाते ही नहीं छूटने वाले, नहीं कम होने वाले। ये चीज़ हम लोगों ने देखी है, ये साइंटिफिकली डिसाइडेड चीज़ है। स्कूल बेनिफिशियल है, स्कूल हार्मफुल कभी भी नहीं है, लेकिन उसका सही समय क्या है ये समझने के लिए मैंने आपको पिछले आधे घंटे से ये सारी चीज़ें समझाई हैं, जिनके आधार पर आप घर पर इस चीज़ को डिसाइड इजीली कर सकते हैं। ये कोई स्टैंडर्डाइज्ड टूल नहीं है, कोई इंटरनेशनल फेम का टूल नहीं है। ये पेरेंट्स को समझाने के लिए मेरे द्वारा ही डिज़ाइन किया गया एक टूल है, जिसमें मैंने मैक्सिमम उन क्वेश्चंस को, उन चीज़ों को इंक्लूड किया है जो बच्चे को स्कूल में फेस करनी है। ठीक है, ये ऑटिज्म के असेसमेंट का कोई टूल नहीं है, ये बच्चे की स्कूल रेडीनेस को चेक करने के लिए जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर हैं उनको मैंने एक साथ समराइज करके एक टूल का फॉर्म दिया है। आप इस टूल की मदद से ये इजीली डिसाइड कर पाएंगे कि हमें करना क्या है। 50% से कम नंबर बच्चा पा रहा है, आपको थेरेपी को ही प्रीफरेंस देनी है। 50% से ज़्यादा नंबर पा रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है बच्चे को, आपको थेरेपी के साथ स्कूल ऐड करना है, ना कि सिर्फ स्कूल पर छोड़ देना है। आपका बच्चा इस स्कोरिंग सिस्टम में मोर देन 80% पा रहा है, प्रोग्रेसिव है, आप थेरेपी को छोड़ सकते हैं जाइए। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो मॉडरेट टू सीवियर ऑटिज्म के बच्चे हैं वो 80% छोड़िए, वो 20% इसकी स्कोरिंग में पास नहीं हो पाते, जो हम लोग देख रहे हैं। और पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा हाई होती हैं कि वो उनको एकदम न्यूरोटिपिकल नॉर्मल बच्चे की तरह सोचते हैं कि वो उनकी स्कोरिंग भी 8 to 10 के बीच में हो जानी चाहिए, स्कूल भेजते ही नहीं हो पाता ऐसा। तो हमें यथार्थ को समझना है और सही सिचुएशन को पेरेंट्स को हमें समझाना भी होगा। ये हम लोगों का भी दायित्व है, पेरेंट्स को भी ये चीज़ समझनी होगी कि पहले 1-to-1 सिटिंग में बच्चा अपनी स्किल्स को बढ़ाए, फिर वो ग्रुप सिटिंग में बढ़ाए, तब वो स्कूल की तरफ प्रोग्रेस करे। सही तरीका ये है कि थेरेपी विद स्कूलिंग कंटिन्यू बच्चे की लंबे समय रहनी चाहिए, ताकि बच्चे में अच्छे से अच्छे रिजल्ट। या किसी एक चीज़ को क्रिटिसाइज करना हमारा उद्देश्य इस वीडियो को बनाने का या इस क्वेश्चन को लेने का नहीं है। जो पेरेंट्स आए थे जिन्होंने ये क्वेश्चन एराइज किया था, हमने उनके बच्चे का नाम चेंज किया है।
क्वेश्चन मुझे लगता है कि ये हजारों बच्चों का क्वेश्चन है, इसीलिए हमने इस पे इतना गहरा प्रकाश डाला है और इसमें काफ़ी मेहनत हमने की है। जो 10 पैरामीटर हमने सेलेक्ट किए हैं वो बहुत मेहनत से किए हैं, जो स्कोरिंग सिस्टम हमने डिज़ाइन किया है वो भी काफ़ी मेहनत से किया है। आप चाहें। थैंक यू सर, आपने इतना अच्छा समझाया। शायद इस वीडियो से उन पेरेंट्स को, ऐसे बहुत से पेरेंट्स हैं जिनको इससे हेल्प मिलेगी, क्योंकि आपने बहुत डीपली और बहुत अच्छे से सारी चीजों को समझाया। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स।